वेलकम टू अफेयर्स एल्केमी। आज 11 जुलाई 2026 है और आज हम 11 जुलाई 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 जुलाई। तो ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे, वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस जो है हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं उनको, उनके यूज को बढ़ावा देना और जीवाश्म जो मतलब फॉसिल फ्यूल जैसे कि पेट्रोलियम है या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उनके ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है, जो निर्भरता है, उसको कम करना। यह जो दिवस है सौर, पवन, भूतापीय मतलब सोलर एनर्जी होगी, तो उस ऊर्जा कि जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हैं उनके उपयोग को प्रोत्साहित करता है और जो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है उनको कम करने के लिए प्रोत्साहन करता है। तो 10 जुलाई का चयन जो है महान आविष्कारक निकोला टेस्ला की जयंती के सम्मान में किया गया है। तो याद रखना, वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस जो है हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में टाइप 1 एवं टाइप 2 मधुमेह के लिए दुनिया की पहली साप्ताहिक बेसल इंसुलिन कौन सी लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एवीकली। तो नोवा नॉर्डिस्क इंडिया ने एवीकली नामक दवा भारत में लॉन्च की है। यह दुनिया की पहली साप्ताहिक बेसल इंसुलिन है जिसे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ से पीड़ित जो मरीज होंगे उनके लिए विकसित किया गया है। इस दवा से मरीजों को रोज़ाना इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि सप्ताह में केवल एक बार इंजेक्शन लेना होगा। अभी तक क्या था, जो नॉर्मल जो अभी इंजेक्शन लिए जा रहे थे इंसुलिन के, वो हर दिन एक इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जा रहा था जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके द्वारा। लेकिन अब इस एवीकली जो इंसुलिन जो अभी आविष्कार किया है इसका, तो इसमें क्या होगा कि आपको सप्ताह में सिर्फ एक बार एक डोज लेनी है और उसके बाद आपको पूरे सप्ताह कोई भी इंसुलिन नहीं लेनी है। तो इससे क्या होगा कि पहले जो इंजेक्शन जो एक पेशेंट साल में 365 इंजेक्शन लेता था इंसुलिन के, अब वो सिर्फ 52 इंसुलिन के इंजेक्शन लेगा। तो बेसल इंसुलिन जो है शरीर में पूरे दिन जो है ब्लड शुगर को नियंत्रित में रखता है। और नोवा नॉर्डिस्क मधुमेह जो है उसको उपचार क्षेत्र जो कंपनी है ये डायबिटीज़ के क्षेत्र में वैश्विक दवा कंपनियों में से एक है। भारत में क्या है कि विश्व के जो मधुमेह रोगी हैं, विश्व में जितने मधुमेह रोगी हैं उन सबसे बड़ी आबादी जो देश हैं मधुमेह रोगियों के, उसमें से भारत जो भी है वो भी उनमें से एक है। तो अभी मैंने बताया कि टाइप 1 और टाइप 2 दो प्रकार का जो डायबिटीज़ होते हैं। तो टाइप 1 में क्या होता है? तो टाइप 1 में क्या है कि इसमें जो शरीर में जो है इंसुलिन जो है उसका प्रोडक्शन तो होता है, प्रोडक्शन होता है मतलब या तो बिल्कुल कम होगा या फिर होता ही नहीं है। तो आमतौर पर जो ये टाइप 1 जो डायबिटीज़ है ये आमतौर पर या तो बचपन में या फिर किशोर अवस्था में होती है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ बचपन में ही होगी, ये कभी भी हो सकती है। और जो टाइप 2 है उसके अंदर क्या है कि इंसुलिन बनता तो है लेकिन कोशिकाएं जो हैं इसका प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाती हैं। तो ये जो ये होता है टाइप 2 डायबिटीज़, और ये आमतौर पर 40 वर्ष से अधिक जो एज पर्सन होते हैं उनमें पाया जाता है। और जो ये जो दवाई है, ये जो इंसुलिन डिस्कवर किया है नोवा नॉर्डिस्क ने, तो इसको लेने के लिए नोवा नॉर्डिस्क ने एक स्पेशल इंजेक्शन जो है वो भी बनाया है जिसका नाम फ्लैक्स टच। तो इसके लिए ये क्यों फ़ायदेमंद होगा? क्योंकि पेशेंट्स को बिना किसी असिस्टेंस के ये खुद से भी इंजेक्ट कर पाएंगे। और एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो 101 मिलियन लोग जो हैं भारत में डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं और 136 मिलियन जो लोग हैं वो प्री डायबिटीज़ हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेलबर्न। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो एंथनी एल्बनीज हैं उन्होंने मेलबर्न में तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। दोनों नेताओं ने 2020 में शुरू हुई भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप CSP को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। शिखर सम्मेलन में व्यापार, रक्षा, समुद्री रक्षा, साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज में क्रिटिकल मिनरल्स, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष और शिक्षा, उभरती प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। दोनों देशों ने जो CECA को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा मुक्त, समावेशी और स्थिर हिंद प्रशांत के लिए मिलकर कार्य करने पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने इसी सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया ने तमिलनाडु से संबंधित
जो नंदी की जो पत्थर की प्रतिमा है और देवी भद्रकाली अंकित धातु त्रिशूल है और भगवान कार्तिकेय की सड़ना 6 मुख वाली प्रतिमा भारत को स्वेच्छा से लौटाने की घोषणा की है। दोनों देशों ने ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीईओ फोरम और इकोनॉमिक रोडमैप बिजनेस इवेंट के परिणामों का स्वागत किया है। ऑस्ट्रेलिया में जो रह रहे भारतीय प्रवासी समुदाय हैं दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2026 में शामिल होने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सौरव गांगुली। तो सौरव गांगुली को वर्ष 2026 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। वे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर बन गए। उन्हें भारतीय क्रिकेट में आक्रामक नेतृत्व और टीम में सफल परिवर्तन के लिए जाना जाता है। वे सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले और एमएस धोनी जैसे महान खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। इसमें क्या है कि इसमें केवल जो है रिटायर्ड जो खिलाड़ी हैं उन्हें आईसीसी की पात्रता शर्तों के अनुसार शामिल किया जाता है। यह क्रिकेट जगत के सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मानों में से एक माना जाता है। तो सौरव गांगुली जो हैं वो 12वें इंडियन क्रिकेटर बने हॉल ऑफ फेम में शामिल आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जो शामिल हुए हैं और उन्हें इंडिया में दादा के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने अपने कैरियर में 113 टेस्ट मैचेस और 308 ओडीआईज खेले हैं। और अभी तक जो 11 क्रिकेटर सौरव गांगुली से ऊपर जो पहले हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं वो उनमें से ये हैं। पहले पे हैं बिशन सिंह बेदी, तो 2009 में शामिल हुए थे और 2009 में और भी शामिल हुए जैसे कपिल देव, सुनील गावस्कर। फिर उसके बाद में 2018 में अनिल कुंबले हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। फिर 2018 में राहुल द्रविड़ हुए। फिर सचिन तेंदुलकर 2019 में शामिल किए गए। फिर उसके अंदर बिन्नू मनकंड जो है 2021 में शामिल किए गए। और फिर डैना एडोलॉजी हैं वो 2023 में। वीरेंद्र सहवाग भी 2023 में। फिर नीतू डेविड हैं वो भी 2024 में शामिल की हॉल ऑफ फेम में। फिर एमएस धोनी जो हैं 2025 में हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए। उसके बाद 12वें खिलाड़ी बने हैं सौरव गांगुली जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं 2026 में। तो याद रखना आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें भारतीय खिलाड़ी कौन है? सौरव गांगुली। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी AISHE रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन कितने करोड़ तक पहुंच गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4.5 करोड़, 4.5 करोड़। तो AISHE की रिपोर्ट जो आई है 2023-24 के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 4.5 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। रिपोर्ट में महिलाओं, SC/ST और OBC विद्यार्थियों की भागीदारी में वृद्धि दर्ज की गई है। STM मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स विषयों में भी विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ा है। यह रिपोर्ट जो है देश में उच्च शिक्षा और प्रगति को कि जो सकल नामांकन अनुपात है GER ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो जो है उसके आंकलन को प्रस्तुत करती है। AISHE की फुल फॉर्म क्या है? द ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। इसकी शुरुआत कब हुई थी AISHE की? इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में। और यह रिपोर्ट जो है उच्च शिक्षा संस्थानों, विद्यार्थियों, शिक्षकों और GER संबंधित जो आंकड़े हैं उनको प्रस्तुत करती है। तो 4.5 करोड़ 2023 से 24 में हुआ है ये। तो 2014 से 15 में अगर हम देखें इसका प्रीवियस डाटा तो उस समय थे 3.42 करोड़ थे। और अभी कितनी वृद्धि हुई है? 31.5% की वृद्धि हुई है 2023 से 24 की रिपोर्ट में। और GR की अगर हम बात करें, GR क्या होता है? ये एक ऐसा रेशियो है जो रिप्रेजेंट करता है लोगों को जो हायर एजुकेशन कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, इनरोलमेंट लेते हैं, लेकिन उनकी आयु जो एज होगी वो किसके बीच में बिलोंग करेगी? 18 से 23 साल के होने चाहिए। और GR जो है 2023-24 में कितना है? वो 30, 2022-23 में था वो 29.5 और 2014-15 में था वो था 23.7। और फीमेल जो है अभी तक 23-24 में कितनी भागीदार रही हैं इन हायर एजुकेशन इनरोलमेंट में? वो 23-24 में थी 2.24 करोड़ और 22-23 में थी 2.18 करोड़ और 14-15 में थी 1.57 करोड़। तो फीमेल्स की भी जो भागीदारी है वो बढ़ी है। तो कितने प्रतिशत से बढ़ी है? वो बढ़ी है 42.2% से बढ़ी है एज कंपेरिजन टू 2014 और 15 के डाटा के हिसाब से। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WSIS प्राइज 2026 किस पहल को प्रदान किया गया है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समृद्ध ग्राम। तो दूरसंचार विभाग की
प्रमुख पहल समृद्ध ग्राम को WSIS प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। यह जो पहल है, यह जो इनिशिएटिव है, भारत नेट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी और इसका मेन उद्देश्य है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग और आजीविका जैसी आवश्यक सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक डिजिटल माध्यम से पहुंचाया जा सके। यह जो पुरस्कार है WSIS फॉर्म 2026 में एक्शन लाइन C6 इनेबलिंग इन्वायरमेंट श्रेणी के अंतर्गत प्रदान किया गया है। WSIS की फुल फॉर्म क्या होगी? इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। भारत नेट का उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायतों ये भी एक इनिशिएटिव है। भारत नेट भी एक इनिशिएटिव ही है। तो इसका जो लक्ष्य है, इसका जो मेन एम है वो है कि जो ग्राम पंचायत है वहाँ तक ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना। और जो WSIS फॉर्म 2026 का है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानस एंड महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यागत अध्ययन केंद्र इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज की स्थापना भारत ने किस देश के साथ मिलकर की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, किर्गिस्तान। तो भारत और किर्गिस्तान ने संयुक्त रूप से मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यागत अध्ययन केंद्र की स्थापना की है। इस केंद्र का उद्देश्य है कि दोनों देशों की प्राचीन जो सभ्यता है, संस्कृति है और जो विरासत, उस पर शोध एवं शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना। इस पहल के माध्यम से भारतीय महाकाव्य महाभारत और किर्गिज महाकाव्य मानस के अध्ययन एवं सांस्कृतिक संवाद को प्रोत्साहन मिलेगा। यह जो केंद्र है, यह केंद्र भारत और किर्गिस्तान के सांस्कृतिक शैक्षणिक संबंधों को और मजबूत करेगा। मानस जो है किर्गिस्तान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। महाभारत जो विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य में से एक है। यह पहल जो है भारत मध्य एशिया सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो याद रखना, मानस और महाभारत इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज किन दो देशों के बीच में हुआ है? वो है भारत और किर्गिस्तान। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस नई व्यवस्था की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। तो भारत सरकार ने गहरे समुद्र में मत्स्य पालन या फिर फिशरीज एक्टिविटीज़ मतलब फिशिंग के लिए एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन व्यवस्था की शुरू की है। इसका उद्देश्य है समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देना और मछुआरों की आय में वृद्धि करना। यह व्यवस्था जो है जो सस्टेनेबल मैरीन हार्वेस्टिंग है उसको प्रोत्साहित करेगी। यह पहल जो भारत की ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्लू इकोनॉमी जो है समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग पर आधारित आर्थिक विकास की अवधारणा है। भारत का जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का जो विश्व के प्रमुख समुद्री खाद्य निर्यातक जो देश हैं उनमें शामिल है। इससे पहले अभी तक जो है भारत जो है 40 से 50 नॉटिकल माइल्स तक ही फिशिंग एक्टिविटीज़ की जो है अथॉरिटी दे रहा था। लेकिन इस जो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के बाद जो डीप सी के अंदर भी जो फिशिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको किया जा सकेगा। जो भारत की जो कोस्ट लाइन है वो है 11,000 किलोमीटर की, मतलब समुद्री तट से। और भारत जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिश का इन द दुनिया के अंदर। और लगभग जो ये जो है 8% जो है टोटल फिश का प्रोडक्शन करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेटा सेंटर नीति 2026-29 किस राज्य ने लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। तो गुजरात सरकार ने डेटा सेंटर नीति 2026-29 लॉन्च की है। इस नीति का उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य कि डेटा सेंटर, AI इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सेवाओं में निवेश को आकर्षित करना। इसके तहत हाइपर स्केल डेटा सेंटर जो है उनकी स्थापना को बढ़ावा देना। और यह जो नीति है गुजरात को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में विकसित करने में सहायक होगी। हाइपर स्केल जो डाटा सेंटर है बड़े पैमाने पर डाटा स्टोरेज और क्लाउड सेवाएं प्रदान करते हैं। यह नीति जो है राज्य में डिजिटल अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों जो अपॉर्चुनिटीज होंगे उनको भी बढ़ावा देगी। गुजरात सरकार का जो लक्ष्य है राज्य को भारत का प्रमुख डेटा सेंटर हब बनाना है। तो याद रखना, डेटा सेंटर नीति 2026-29 किस राज्य ने लॉन्च की है? वो की है गुजरात ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2026 में दिल्ली को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 120वां। तो जो ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2026 में दिल्ली को 120वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचांक जो इंडेक्स है दुनिया के जो शहर हैं, दुनिया के शहरों का मूल्यांकन, स्थिरता, स्टेबिलिटी, स्वास्थ्य, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मानकों को के आधार पर करता है। इस रैंकिंग का उद्देश्य विभिन्न शहरों में रहने
योग्य परिस्थितियों मतलब लायबिलिटी का आकलन करता है। यह रिपोर्ट जो है नीति निर्माताओं को शहरी विकास की दिशा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती है। ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स का प्रकाशन जो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा किया जाता है। यह सूचकांक जो है 173 शहरों का मूल्यांकन किया जाता है। और कोपेनहेगन डेनमार्क को ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में है, उसको ग्लोबलिटी लायबिलिटी इंडेक्स में 2026 में प्रथम स्थान, जो पहला स्थान है, वो प्राप्त हुआ है। तो दिल्ली को ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स में 2026 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 120वां। कितने शहरों में से? 173 शहर में से 120वां स्थान दिल्ली को प्राप्त हुआ है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आगे ऐसे ही करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।